नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में नारी शक्ति से किया संवाद। सरकार की नीतियों में महिला कल्याण को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। कहा, लोकसभा विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करना बड़ा लक्ष्य। 6,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। सिक्किम की स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। पालजोर स्टेडियम में देखे सांस्कृतिक कार्यक्रम। करोड़ों रुपए के कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत। कहा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ एक्ट फास्ट का संकल्प सरकार की प्रतिबद्धता। पश्चिम बंगाल दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयार। अंतिम चरण में 142 सीटों के लिए दांव पर 1,448 उम्मीदवारों की किस्मत। सुरक्षा के कड़े प्रबंध, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग भी सतर्क। गुजरात निकाय चुनाव में लहराया भाजपा का परचम। नगर निगम में क्लीन स्वीप, नगर पालिका, जिला पंचायत और तालुका में भाजपा को भारी समर्थन। शानदार प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री ने जताया जनता का आभार। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का सख्त संदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को उभरती विश्व व्यवस्था के लिए बताया सबसे गंभीर खतरा। आतंकवाद और दुनिया में वर्तमान संघर्षों की स्थिति से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित प्रयासों पर दिया जोर। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। ये परियोजनाएं अवसंरचना, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली, शहरी विकास, पर्यावरण, पर्यटन और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य सिक्किम में समग्र और समावेशी विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेला तो गंगटोक के आर्किडेरियम का दौरा भी किया। आज हमें सिक्किम की 50 वर्ष की यात्रा का उत्सव मनाने का अवसर मिला है। जब अवसर इतना ऐतिहासिक हो और इतने दिव्य माहौल में हो रहा हो तो उसकी भव्यता कई गुना बढ़ जाती है। पालजोर का ये स्टेडियम आज उसी अद्भुत आभा से भरा हुआ है। यहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, कलाकारों की मुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां हुई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ तेजी से प्रगति कर रहा है। सिक्किम के आप लोगों का जो उत्साह दिखा, सामने पहाड़ों और आसमान में प्रकृति की सुंदर छटा दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति और संस्कृति साथ मिलकर जीवंत हो उठी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा देश की संसद में प्रस्तुत नारी शक्ति वंदन अधिनियम वास्तव में एक ऐतिहासिक,
साहसिक और युगांतरकारी कदम है। यद्यपि कुछ नारी विरोधी तत्वों के कारण ये विधेयक तत्काल पारित नहीं हो सका। जब देश में समाज की राजनीतिक स्वार्थ के चलते समग्र विकास, भाषावाद, प्रांतवाद, ऊंच नीच, देश में भेदभाव के लिए लगातार कोशिश हो रही है, आज सिक्किम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन करा दिए। नॉर्थ ईस्ट केवल देश का एक अहम हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये भारत की अष्टलक्ष्मी है। इसलिए हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर तो काम कर ही रहे हैं, हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक्ट फास्ट का संकल्प भी लिया है और इसलिए एक्ट ईस्ट एक्ट फास्ट आज भी यहां हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनमें रोड, पावर, टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन, हर तरह के प्रोजेक्ट शामिल है। सिक्किम के लोगों से मिलना मुझे हमेशा एक अलग सुकून देता है। आपकी सौम्यता, आपकी सादगी, आपके चेहरों की मुस्कान अद्भुत है। मैं सिक्किम के कई प्रतिभाशाली लोगों से मिला। सिक्किम के प्रबुद्ध लोग, पद्म सम्मान विजेता, आर्टिस्ट और फुटबॉलर्स, उनसे अलग अलग विषयों पर मेरी बात हुई। शाम को जो रोड शो हुआ, मैं उसे भी अब तक भूल नहीं पाया हूं और शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं यहां के ऑर्किड्स को भी देखने गया था। मेरे लिए जितना समय तय हुआ था, मैं ज्यादा ही समय वहां बिता रहा था और मैं देश भर के टूरिस्टों को, प्रकृति प्रेमी टूरिस्टों को, अगर उन्होंने सिक्किम का ये ऑर्किड नहीं देखा है तो कुछ भी नहीं देखा है। वाराणसी में आयोजित महिला सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण पर ब्रेक लगाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 40 साल से ये बिल लटका हुआ था। साल 2023 में इसे पारित किया गया, लेकिन जब लागू करने के लिए संशोधित बिल लाया गया तो कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके जैसी पार्टियों ने लाल झंडे दिखा दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में तमाम विकास योजनाओं का शुभारंभ भी किया। वाराणसी स्थित बरिका में महिला सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण, उनके सम्मान, उनकी सुरक्षा की दिशा में बीते 11 साल में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, योजनाओं को दोहराया। उन्होंने कहा कि शौचालय से लेकर नल जल, ड्रोन दीदी, आवास और उज्ज्वला योजना सभी ने महिलाओं को सशक्त किया है। उनकी भूमिका का राष्ट्र निर्माण में विकास किया है। अब बारी थी उनकी भागीदारी को नीति निर्माण में सुनिश्चित करना, लेकिन विपक्षी दलों ने इस पर ब्रेक लगा दिया। ये संशोधन ऐसा था जिसके बाद ज्यादा संख्या में बहनें विधानसभा और संसद में पहुंच पाती, लेकिन साथियों, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियों ने एक बार फिर देश की महिलाओं को धोखा दिया। ऐसे दलों ने 40 साल से महिला आरक्षण पर ब्रेक लगाया हुआ था। अब समाजवादी पार्टी ने फिर से इसे लाल झंडी दिखा दी है। काशी में प्रधानमंत्री ने बनास डेयरी से जुड़ी महिलाओं को बोनस वितरित किया।
उन्होंने कहा कि काशी की विरासत को सहेजते हुए 11 साल में घाट, सीवरेज सिस्टम, कनेक्टिविटी, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी इंफ्रा विकसित हुए हैं। जिस प्रकार से काशी अविनाशी है, वैसे ही ये विकास कार्यों की भी एक सतत प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री ने 6,322 करोड़ रुपए की 163 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देश के नागरिकों की पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई, ये हमारी प्राथमिकता है। इसी भाव के साथ आज यहां काशी के विकास को भी विस्तार दिया गया है। गंगा जी पर सिग्नेचर ब्रिज बनने से पूर्वांचल की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। साथियों, बीते एक दशक में काशी उत्तर और पूर्वी भारत का एक बड़ा आरोग्य हब बनकर उभरा है। 500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल काशी के हेल्थ केयर इकोसिस्टम को और मजबूत करेगा। काशी और अयोध्या धाम की महाराष्ट्र से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को प्रधानमंत्री ने रवाना किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए उनकी सरकार का अनवरत मिशन जारी है। वाराणसी से सुयश और हरिकेश बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। दूसरे और अंतिम चरण के लिए 142 सीटों पर 7 जिलों में लोकतंत्र का सबसे बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है, जहां 1448 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस बार मतदान प्रक्रिया को और पारदर्शी और मतदाता अनुकूल बनाया है, तो वहीं सुरक्षा के मोर्चे पर भी अभूतपूर्व तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड में हैं। सीएपीएफ, एनआईए और स्थानीय पुलिस मिलकर संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अब बंगाल की जनता की बारी है कि क्या पहले दौर की तरह ही इस दौर में भी मतदान के कीर्तिमान स्थापित होंगे। पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के लिए 142 सीटों पर बुधवार को मतदान होना है। इससे पहले सोमवार को चुनाव प्रचार समाप्त होने के साथ 48 घंटे का साइलेंस पीरियड जारी है। इस चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें नदिया, पूर्व बर्धमान, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और कोलकाता के क्षेत्र शामिल हैं। इन 142 सीटों पर कुल 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं। आयोग की पहल के तहत इस बार ईवीएम और बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें, उनका क्रमांक, नाम और चुनाव चिन्ह बड़े अक्षरों में दिए गए हैं ताकि मतदाताओं को आसानी हो। दूसरे चरण का मतदान अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा। इसके लिए केंद्रीय बलों की 2407 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस भी तैनात रहेगी। मतदान के लिए तैयारियां अब करीब करीब पूरी हो गई हैं। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सर्वोच्च प्राथमिकता है। खास तौर पर चिन्हित 7 जिलों में मतदान केंद्रों की कड़ी निगरानी की जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने अराजक तत्वों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने विज्ञान के सिद्धांत न्यूटन के तीसरे नियम का हवाला देते हुए साफ कहा कि किसी भी एक्शन का रिएक्शन यानी पलटवार भी उतना ही कड़ा होगा। मनोज अग्रवाल ने कहा कि मतदाताओं को डराने धमकाने की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए हर क्षेत्र में क्विक रिस्पांस टीमें यानी क्यूआरटी तैनात की गई है। प्रशासन की मुस्तैदी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 1543 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें कुछ पार्षद भी शामिल हैं। आयोग ने मतदाताओं की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं ताकि वे बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जो प्रोटोकॉल है फॉलो करेंगे। हमारी बातचीत हो गई है, पुलिस से बातचीत हो गई, सीएपीएफ से बातचीत हो गई है, सब और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से। हम लोग एकदम तत्पर हैं, एकदम रेडी हैं कि हम लोग जो भी चुनौती आएगी उसका पालन करेंगे। वहीं इससे पहले मंगलवार को मतदाताओं को डराने धमकाने के आरोपों के मद्देनजर सोमवार को अजयपाल शर्मा ने इसी तरह फलता के तृणमूल उम्मीदवार जहांगीर खान को चेतावनी दी थी, जिसके बाद इस पूरे मामले को तृणमूल ने राजनीतिक रंग दे दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल चुनावों के चुनाव पर्यवेक्षक अजयपाल शर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को
सीएपीएफ के जवानों ने फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। इस बीच टीएमसी समर्थकों ने पार्टी उम्मीदवार जहांगीर खान के कार्यालय के बाहर जमा होकर सीएपीएफ के खिलाफ नारे लगाए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मतदान से पहले एनआईए की टीमें दक्षिण 24 परगना, हुगली, नादिया और कोलकाता सहित विभिन्न जिलों में तैनात हैं। टीमें कच्चे बमों, अवैध हथियारों और गोला बारूद की बरामदगी के मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार मतदान के दौरान, बाद या पहले किसी भी स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए टीमें मौके पर मौजूद हैं। दूसरे चरण के मतदान से पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई अहम प्रशासनिक कदम भी उठाए गए हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने 26 आईपीएस और WBPS अधिकारियों की विशेष तैनाती की है। अलग अलग पुलिस कमिश्नरेट और जिलों में अधिकारियों को भेजा गया। सभी अधिकारी चुनाव ड्यूटी पूरे होने तक संबंधित स्थान पर तैनात रहेंगे। अधिकारियों की पोस्टिंग बैरकपुर, हावड़ा, चंदन नगर, बारासात, बशीरहाट, बारुईपुर, रानाघाट, डायमंड हार्बर समेत कई संवेदनशील इलाकों में की गई है। डीडी न्यूज के लिए कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो इनपुट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में बुधवार को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव आयोग काफी सतर्क है। विधानसभा की 142 सीटों पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में आयोग ने दक्षिण 24 परगना और बीरभूम जिलों के एडीएम को चुनावी संबंधी कार्यों से हटा दिया है। इससे पहले आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा की ज्वाइंट बीडीओ सौरभ हाजरा को भी हटाकर पुरुलिया भेजने के निर्देश दिए। आयोग सूत्रों के मुताबिक इस ज्वाइंट बीडीओ के खिलाफ पक्षपातपूर्ण व्यवहार की शिकायत थी। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है। गुजरात की सभी 15 नगर निगम सीटों पर 26 अप्रैल को हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। आंकड़ों के अनुसार निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 2021 की तुलना में 2026 में अपनी बढ़त को और ज्यादा मजबूत किया है। कुल 9,992 सीटों में से भाजपा ने 7,286 सीटों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 6,490 था। यानी भाजपा ने कुल सीटों में 796 सीटों का बड़ा इजाफा किया है। यदि बात म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की करें तो यहां भाजपा की सुनामी दिखाई दे रही है। भाजपा ने 2021 में 482 सीटों से बढ़कर अब 916 सीटों पर अपनी बढ़त बना ली है। यहां उसे 434 सीटों की भारी बढ़त मिली। वहीं कांग्रेस मामूली बढ़त के साथ 55 से बढ़कर 85 पर पहुंच गई है, लेकिन भाजपा की तुलना में यह काफी पीछे है। सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रहा है। वो 27 सीटों से घटकर महज 6 पर सिमट गई है। यदि बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की तो वहां पर भाजपा का दबदबा कायम है। जिला पंचायतों में भी भाजपा ने अपनी सीटों की संख्या 775 से बढ़ाकर 862 कर ली है। वहीं कांग्रेस 170 से घटकर 128 पर आ गई है। तालुका पंचायत में भी भाजपा फायदे में नजर आ रही है। यहां पर भी 284 सीटों में बढ़ोतरी हुई है, जो 3,240 से बढ़कर 3,524 हो गई है। इसके उलट कांग्रेस 1,247 से घटकर 998 पर आ गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सुधार करते हुए 31 से 375 सीटों की बड़ी छलांग लगाई है। नगर पालिकाओं में भाजपा ने अपनी मजबूती को बरकरार रखा है। भाजपा ने 2021 की 1993 सीटें मतलब 1,993 सीटों के मुकाबले 1,984 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं कांग्रेस भी यहां सुधार करते हुए 386 से बढ़कर 459 सीटों पर पहुंच गई है। हालांकि निर्दलियों का ग्राफ 237 से घटकर 159 पर आ गया है। वहीं 2021 के मुकाबले 2026 में भाजपा ने जिस तरह निकाय चुनाव की कुल सीटों में बढ़त हासिल की है, उससे साफ है कि भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। तो गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा का परचम है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा ने अपनी सीटों में बढ़त हासिल की है। 2021 में 6,490, 26 में 7,286, यानी कि 796 सीटों की बढ़त। वहीं कांग्रेस जो है वो नुकसान में है और आम आदमी पार्टी जो है उसकी स्थिति भी एक तरीके से देखा जाए तो कुछ खास बेहतर नहीं हुई है। तो गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में जनता ने भाजपा को समर्थन देकर के जनादेश भाजपा के समर्थन में सौंपा है।
और गुजरात में नगर निगम, नगर पालिका, तालुका पंचायत और जिला पंचायत चुनावों में भाजपा के शानदार प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, गुजरात और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता अब और भी गहरा और अटूट हो गया है। मैं पूरे राज्य में आयोजित नगर निगम, नगर पालिका, तालुका पंचायत और जिला पंचायत चुनावों में भाजपा को मिले भारी जन समर्थन और जनादेश के लिए गुजरात की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार के जन केंद्रित और विकासोन्मुखी कार्यों को पहचानते हुए गुजरात के लोगों ने एक बार फिर सुशासन की राजनीति में अपना विश्वास जताया है। यह परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जनता ने पिछले कई वर्षों में भाजपा द्वारा किए गए अथक प्रयासों को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं गुजरात की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हम और भी अधिक प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ काम करेंगे और राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। तो गुजरात में भाजपा की महाविजय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके गुजरात के मतदाताओं को धन्यवाद दिया है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर एक्स पर अपना संदेश लिखा। उन्होंने अपने संदेश में लिखा, गुजरात की स्थानीय निकाय चुनावों में जनता द्वारा भाजपा को दिया गया प्रचंड जनादेश इस बात का स्पष्ट संकेत है कि प्रदेश की सेवा और विकास के लिए जनता का भरोसा भाजपा पर दृढ़ता से कायम है। पिछले 3 दशकों से गुजरात की जनता ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा के विकास मॉडल पर अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया है। गुजरात की जनता के निरंतर प्यार और समर्थन के लिए उनका कोटि कोटि वंदन। इस भव्य विजय पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा और अपने परिश्रम से जीत को संभव बनाने वाले सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। गुजरात निकाय चुनावों में महानगरों से लेकर महानगर पालिकाओं और तालुका पंचायतों तक भाजपा को बड़ी जीत मिली है। इस प्रचंड जीत पर गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने गुजरात की जनता को जन समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त किया। 6.5 करोड़ जनता ने आज स्थानिक स्वराज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भरपूर जन समर्थन किया है। गुजरात की जनता ने फिर से एक बार विकास को जन समर्थन किया है। विकास की राजनीति पर भरोसा करते हुए गुजरात की 6.5 करोड़ जनता ने का मैं आभार व्यक्त करता हूं, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि लास्ट 25 सालों से गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा रखा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार और महाराष्ट्र में होने वाले विधान परिषद के उपचुनाव 2026 के लिए 2 नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा को बिहार से और डॉक्टर प्रज्ञा राजीव सातव को महाराष्ट्र से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। साथ ही भाजपा ने महाराष्ट्र में होने वाले विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए भी 5 नामों का ऐलान किया है, जिसमें सुनील विनायक करजतकर, माधवी नायक, संजय नथुजी भेंडे, विवेक बिपिन दादा कोल्हे, प्रमोद शांताराम जठार के नाम शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल के समर्थन में निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। निंदा प्रस्ताव में विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला गया। सदन में भाजपा के सभी विधायक बाह में काली पट्टी बांधकर सदन में पहुंचे। विधायकों ने आधी आबादी के हक और राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए इस विधेयक को जरूरी बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति को एक प्लेटफार्म देने का चिंतन मंथन किया है और उसको प्लेटफार्म मिलना चाहिए। कांग्रेस इसकी हमेशा बात करती लेकिन कभी पास नहीं होने दिया उनकी राजनीति की वजह से। आज जिस चीज़ को हम लेके आना चाहते हैं विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। नारी शक्ति जब तक नहीं होगी, जब तक भारत विश्व गुरु नहीं हो सकता। तो नारी शक्ति होगी तो भारत विश्व गुरु होगा। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है
अपनी भागीदारी राजनीति में, सरकार में सब जगह हो, ऐसा हम चाहते हैं, ताकि वो जितने अच्छे से हमारा घर चलाती है, कहीं बेटी के रूप में, कहीं बहू के रूप में, कहीं माता के रूप में, जिस तरह से पूरे देश को चलाती है, उसी तरह से हमारी सरकार को भी चलाएंगे, उसमें वो सक्षम है और हम इस बिल को पास करा कर ही रहेंगे। दिल्ली विधानसभा के लिए आज गौरव का क्षण रहा। ऐसा पहली बार हुआ कि विशेष विधानसभा के सत्र में शीर्ष के तीनों पदों पर महिलाएं आसीन रहीं। मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता के अलावा विधानसभा स्पीकर ने अपनी कुर्सी भाजपा विधायक शिखा राय को दी। शिखा राय से बात की है हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। दिल्ली विधानसभा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन, जबकि तीनों पदों पर, सीएम की कुर्सी पर, विपक्ष की कुर्सी पर और स्पीकर की कुर्सी पर महिला विधायक मौजूद रहे। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक शिखा राय मौजूद हैं। कैसा रहा आज का दिन, क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में? जी, पहले तो मैं ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने सदन के पटल पर निंदा प्रस्ताव लेकर के आई, वो जिसके चलते कि जो विपक्ष ने इस देश की 50% की आबादी महिलाओं के विरोध में वोट किया था संसद में और संशोधन को, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास नहीं होने दिया था, उसको लेकर के जो आम महिला में, जो देश भर की महिलाओं में आक्रोश था, उसके खिलाफ उस विरोध के खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव था वो लेकर के आई, हमें चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। और हमारे स्पीकर साहब का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने जो है चेयर करने के लिए मुझे भी अवसर दिया, एक ये दर्शाते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की सोच अपने यहाँ की जो उनके पार्टी के भीतर महिलाएं हैं उनके प्रति क्या है और पूरी नारी जाति के प्रति उनकी क्या सोच है, कि अपने हिस्से के अधिकार के क्षेत्र में से भी उन्होंने आज हिस्सा की दिया। जो निंदा प्रस्ताव जो है उसके पर विपक्ष के ऊपर से भी दलीलें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को देना तो चाहती है 33% का आरक्षण, लेकिन 543 में नहीं देना, 545 में नहीं देना। देखिए, ये जो फिगर्स एंड फैक्ट्स और इन चीज़ों में बहाने बना करके पूरा विपक्ष उलझा रहा है ना, उनके पास तो एक अवसर था, वो 543 हो कि 850 हो, उनके पास एक अवसर था कि वो आगे आते और महिलाओं को ये इस बिल को, संशोधन को पास कराते और ले जाते क्रेडिट। अगर उनको ये लग रहा है कि सामने कोई मंशा नहीं थी, तो उनकी तो थी ना, जो वो कहते थे, तो पूरा क्यों नहीं किया? साफ साफ इस बार महिलाओं ने देश ही भर ने देखा है कि किसकी नीयत है, किसकी सोच में महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण है और कौन उनके विरोध में खड़ा हुआ था। एक आखिरी सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जस्टिस स्वर्णकांता के सामने वो पेश नहीं होंगे, आपको क्या लगता है ये भी एक महिला विरोधी चेहरा दिखाने की कोशिश है? देखिए, मैं समझती हूँ कि वो जो है, पहले तो उनको अपने जिस तरह का व्यवहार उन्होंने कोर्ट के साथ किया है कि भाई, यानी ये कहने से ना आप संविधान, ना आप न्याय, ना आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो हूँ मैं हूँ, अगर इस तरह से हर एक मुजरिम इस देश में करने लगे तो आप सोचिए कि जो है न्यायपालिका या इस देश का जस्टिस सिस्टम किधर को जाएगा। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने जैब जुबेर अंसारी को 4 मई तक के लिए आतंकवाद रोधी दस्ते यानी ATS की हिरासत में भेज दिया। जैब जुबेर अंसारी को धर्म पूछने के बाद 2 सुरक्षा कर्मियों पर चाकू से हमला करने का आरोप है और इसी में गिरफ्तार उन्हें किया गया है। इसी आरोप के चलते अधिकारियों के मुताबिक मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद अंसारी को भयंदर की एक अदालत के समक्ष पेश किया गया। शुरू में नयानगर थाने द्वारा दर्ज किया गया ये मामला घटना की संवेदनशीलता और गंभीरता के कारण महाराष्ट्र ATS को स्थानांतरित कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया था कि अंसारी ने मीरा रोड इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत स्थल पर तैनात 2 गार्ड से पहले कथित तौर पर कलमा पढ़ने को कहा था और उसके बाद उन पर चाकू से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि जांचकर्ताओं को अंसारी के घर से एक नोट मिला है जिसमें हमलों और इस्लामिक स्टेट का जिक्र है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को NCB को कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर मोहम्मद सलीम जोला को मुंबई ले जाने के लिए 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड की अनुमति दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट कौतुक भारद्वाज ने जोला को देर शाम मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किए जाने के बाद स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया जिसमें डोला की ट्रांजिट रिमांड की मांग की गई थी। मामला जून 2023 में मुंबई के डोंगरी में की गई कार्रवाई से जुड़ा है जिसमें करीब 20 किलोग्राम मेफेड्रोन की बरामदगी हुई थी और स्वापक औषधि
एवं मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी ने जोला को इस मामले में मादक पदार्थ की आपूर्तिकर्ता बताया है और कहा कि अब तक वो फरार था। सूत्रों के अनुसार जोला के खिलाफ विभिन्न आरोपों की जांच की जा रही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अपराधी दाऊद इब्राहिम से नजदीकी संबंधों का आरोप भी शामिल है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी की ओर से मंगलवार को स्विग्निस्त्री कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कंपनी से जुड़ी महिला डिलीवर्स पार्टनर को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महिलाओं के लिए विशेष वर्कशॉप भी आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य उनके कौशल और आत्मविश्वास को बढ़ाना था। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने महिला डिलीवरी पार्टनर्स का उत्साहवर्धन किया और नए लेबर कोड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। न्यू लेबर कोड में गिग वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी देने के लिए प्रावधान रखा है, जो आने वाले दिनों में मेरे सभी गिग वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी के द्वारा उसको एक्सीडेंट के अवसर पर उन्होंने लॉन्ग टाइम के लिए काम करा है तो उसको पेंशन के अवसर पर काम करे तो आपका पेंशन का भी अधिकारी बन सकते हो। मैटरनिटी के अवसर पर मैटरनिटी लीव्स पर हो, ऐसी स्थिति में आपको भी आने वाले दिनों में सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा। देश के दूर दराज इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में सरकार और विभिन्न संगठन लगातार प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा सोटेक डेवलपमेंट इंडिया के सहयोग से एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। ये है हरियाणा के नूह जिले का भिरावटी गांव। भिरावटी के इस परिसर में मंगलवार सुबह से ही काफी भीड़ देखने को मिली। लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे हैं। जी हां, बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान द्वारा सोटेक डेवलपमेंट इंडिया के सहयोग से एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। शिविर का उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग तक विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना है। Umbrella of Sotek Development India Private Limited, a Russian company, Bishnoli Sarvodaya Gramodyog Seva Sansthan, BSGSS, a Delhi-based NGO, is organizing a free health camp in village Bhiravati, district Nuh, on 28th of April 2026. This camp will lay emphasis on addressing issues like anemia, diabetes and hypertension. This greatly supplements the efforts of the district health administration in tackling local health issues. आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते नजर आए और यहां उन्हें जांच के साथ दवाएं भी मुफ्त दी गईं। इस निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में लोगों ने एनीमिया, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी गैर संचारी बीमारियों की भी जांच कराई। साथ ही लोगों को पोषण युक्त आहार और रोग प्रतिरोधक शक्तिवर्धक पैक भी प्रदान किए गए। एक बड़े स्तर पर भिरावटी और आसपास के गांव के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। यहाँ पे आज 400 से अधिक लोगों की एनीमिया, डायबिटीज, रक्तचाप जैसी बीमारियों के निःशुल्क टेस्ट हुए हैं, जांच हुई है। और यही नहीं, जो एनीमिया ग्रस्त पाए गए लोग हैं उनको 1 महीने के लिए इम्यूनिटी और बूस्टर किट्स उपलब्ध कराई गई हैं। निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं से स्थानीय लोग काफी उत्साहित नजर आए। न केवल भिरावटी गांव के लोग यहां पहुंचे, बल्कि आसपास के कई गांवों के लोगों ने इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। भिरावटी आए हम तो लेने के लिए दवाई। तो आपका कौन सा गांव है? हिलालपुर। हिलालपुर से आए हैं? हाँ, हिलालपुर से आए हम तो। कितना फायदेमंद है? पैसा भी ना लेता, दवाई अच्छी देती है, खूब बढ़िया दवाई दे। दवाई लेने से सोने जाना पड़ता, कैसे लाने जाना पड़ता है जी। अभी कैंप लगाया है? अब यहाँ कैंप लग रहा, गाँव का यहीं से ले रहे हैं। अब फायदा घर बैठे दवाई मिल रही है। जी, मैं शुगर का पेशेंट हूँ और अपने यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। बहुत अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं, हर मरीज की दवाइयाँ हैं और बहुत बढ़िया फायदा मिल रहा है।
बिश्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान एक गैर सरकारी संस्था है जो देश के कई हिस्सों में अब तक काफी संख्या में जन आरोग्यम केंद्र स्थापित कर चुकी है। ये संस्था पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में महिला सशक्तिकरण के साथ साथ लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में प्रयासरत है। गिरीश टिशाना, डीडी न्यूज, नो हरियाणा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता, मुद्रण और वितरण की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के स्टॉक की स्थिति का भी आकलन किया और पुस्तकों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्राधिकरणों और वितरण एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री ने एनसीईआरटी अधिकारियों को मुद्रण क्षमता बढ़ाने और दूर दराज के इलाकों तक डिलीवरी की बारीकी से निगरानी करने के निर्देश दिए। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के आयोजन को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी और नकल मुक्त बनाने के लिए जीरो लीक नीति अपनाई गई है। क्या है ये खास इंतजाम, देखिए ये रिपोर्ट। यूजी 2026 के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं वो हम आपको आज दिखाने के लिए आप पहुंचे हैं एनटीए के उस कंट्रोल रूम में, जिसको देखने के बाद आप ये मान बैठेंगे कि हाँ वाकई यहाँ से हर एक चीज पर बारीकी से नजर रखी जाती है। यानी 22 लाख से ज्यादा जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों में बैठेंगे उन पर यहीं से नजर रखी जाएगी। एक बार जरा तस्वीरें भी दिखाइए किस तरह से मॉनिटर किया जाएगा। मेरे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए खास तौर पर एनटीए के डायरेक्टर यानी डीजी हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा समझते हैं कि कैसे वो इस चीज को पूरी तरीके से मॉडरेट करने वाले हैं। इसके लिए सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। 5432 सेंटर भारत में, 14 सेंटर भारत के बाहर, और जो पूरा तंत्र है इस तरह से किया गया है कि एक तो हम क्वेश्चन पेपर की सिक्योरिटी इंश्योर करें और यह भी इंश्योर करें कि जो बच्चा रजिस्टर्ड है वही एग्ज़ाम दे पाए और कोई भी किसी तरह की अनियमितता, जैसे मुन्ना भाई बनने की कोशिश की किसी के बदले कोई और एग्ज़ाम दे दे, वो ना हो पाए। इसके लिए हम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करते हैं। इसके लिए एडमिट कार्ड्स की चेकिंग होती है, फ्रिस्किंग होती है और सेंटर्स पे सीसीटीवी सर्विलेंस होता है। और सीसीटीवी की जो मॉनिटरिंग होती है वो 4 लेवल पे होती है। एक तो हम एनटीए के कंट्रोल रूम में करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के वहाँ भी होता है, मंत्रालय में भारत सरकार के जो एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय वहाँ से भी मॉनिटरिंग की जाती है और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं वह भी मॉनिटर करते हैं। और उसके साथ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो अगर 2 बच्चे अगर आपस में बातचीत करने की कोशिश करें तो वो भी पकड़े जाते हैं। अगर कोई किसी तरह से मोबाइल से अलाउड नहीं है बट अगर किसी ने स्मगल करने की कोशिश की, किसी ने चिट ले जाने की कोशिश की, तो वह भी एआई से पकड़ा जाता है। एक सर ये सवाल ये भी उठता है कि जो पेपर है वहाँ से, यानी कि जो प्रिंटिंग से, प्रेस से आप जहाँ से भी पेपर छपते हैं और उसके बाद केंद्रों तक ले जाने के लिए, उसके लिए क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम आपने किए हुए हैं? क्वेश्चन पेपर बनने से, उसके प्रिंट होने से सेंटर्स तक पहुंचाने की जो पूरी हमारी व्यवस्था है पूरी सुरक्षित रहे। इसको पैरामिलिट्री, बीएसएफ, सीआरपीएफ, स्टेट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मदद से ले जाया जाता है। 100% सिक्योर होता है। हर प्रश्न पत्र मार्क्ड होता है। तो अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई भी प्रश्न समय के पहले खुल गया तो उसकी अलर्टनेस हमें पूरी मिल जाती है। चेन ऑफ कस्टडी पूरी बनी हुई है। आप एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या बच्चों के लिए भी कुछ इस तरह से आपने कुछ ऐप्स बनाए हैं जिसके ज़रिए वो लोग भी अगर उनको कुछ सहायता चाहिए? हमने एक एआई इनेबल्ड चैटबॉट भी बनाया है व्हाट्सएप पे, जिसपे भी बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एनटीए की वेबसाइट पे, एनटीए के सोशल मीडिया चैनल्स के, एनटीए का व्हाट्सएप एक चैनल है, उस पर जो सूचनाएं आ रही हैं उसी पे विश्वास करें। कोई डाउट हो तो हमें कॉल सेंटर पे पूछें, हमारे चैटबॉट पे पूछें। केंद्र हैं उनकी जांच के लिए भी आपने बाहर से भी एक स्वतंत्र एजेंसियों को शायद हायर किया हुआ है, तो ये क्या कुछ एजेंसियां हैं जो कि केंद्रों की जांच करेंगे? ये बड़ा अलग सा और बड़ा रोचक है। देखिए, हमने हर तरह की व्यवस्था की, सेंटर्स असाइन किए, प्रयास किए गए हैं कि ज़्यादातर सेंटर सरकारी सेंटर्स हों ताकि उसमें किसी भी तरह के कोचिंग सेंटर्स या किसी का दखल ना हो, किसी भी तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स इस सेंटर को मैनेज करने की कोशिश ना करें। तो जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, जो सिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं, वो सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग हैं। पूरी तरह से कि सेंटर अच्छे हों
हों, बच्चों के कन्वीनियंस के हिसाब से हों, गर्मी के हिसाब से वहाँ इंतज़ाम हो। तो देखिए साफ तौर पर एनटीए ने पूरी तरीके से व्यापक इंतजाम किए हैं जिससे किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ झाला कहीं पर भी नजर न आए। और न केवल इतना बल्कि 4 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें एक एक चीज पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। कैमरामैन विनोद के साथ अंकित मिश्रा, डीडी न्यूज, दिल्ली। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के आयोजन को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। जैसा कि हमने आपको बताया, इसको लेकर छात्रों ने क्या कुछ कहा है, डायरेक्टर विश्वजीत कुमार से आपको सुनवाते हैं। नीट 2026 जो 3 मई को होने वाली है, उसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बच्चों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप निश्चिंत होकर परीक्षा केंद्र पर जाएं। परीक्षा केंद्र पर सारी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन की मदद से की गई हैं और सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। आप निश्चिंत होकर जाएं और परीक्षा दें। आपको परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नई दिल्ली में मंगलवार को युवा भारत ग्लोबल फोरम 2026 का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत और अफ्रीका के युवाओं के बीच आपसी तालमेल और सहयोग को बढ़ाना था। फोरम में दोनों क्षेत्रों के उभरते हुए नेताओं, पत्रकारों और नए उद्यमियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने कहा कि भारत और अफ्रीका का रिश्ता आपसी सम्मान पर टिका है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये फोरम दोनों देशों के बीच एक मजबूत पुल की तरह काम करेगा। The relation between all the African countries and India is very deeply rooted on the basis of mutual respect, and we are traditional friends for centuries and centuries with our cultural exchanges, our deep cultural ties and people-to-people context, and presented in diplomacy also, we are very deeply connected. This kind of events, especially initiated by youth, will be a strong bridge between India and the continent of Africa. वहीं विदेश राज्य मंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि कैसे भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है और अफ्रीकी युवाओं के बीच क्षमता निर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा दे रहा है। ITEC means the Indian Technical and Economic Cooperation Program, under which we give special training to the people of different domain from our friendly nations. Every year almost we offer 4,300 slots to the professionals from different countries to get special even customized training in India. 50% of these slots are dedicated to our friendly nations of the Great Africa. युवा भारत ग्लोबल फोरम 2026 को संबोधित करते हुए प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि आज के दौर में खबर का केवल मिलना ही काफी नहीं है, बल्कि उस खबर के सही संदर्भ को समझना और उसका विश्लेषण करना सबसे जरूरी है। The most important part about news to me today is not just the bare bones reporting of a particular incident or an event, but the most important part of news today is contextualization. Which is why we find that not only with the mainstream broadcasters or media houses, newspapers, but even on the social media, even on public platforms, some of the most popular names, whether they are associated with media houses or whether they are functioning in individual capacities, they are popular not because they are able to report the news the fastest, but because they are able to put it into a context. The explainer kind of a medium that you're all familiar with. भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। सोमवार 27 अप्रैल को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से दोनों देशों को कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं इस पर न्यूजीलैंड के वेलिंगटन से डीडी संवाददाता सौम्या शर्मा की खास रिपोर्ट।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वो साइन हो चुका है और ये पिछले साल नवंबर की ही बात है जब भारत के व्यापार मंत्री मिस्टर पीयूष गोयल जी यहाँ न्यूजीलैंड में आए थे। उन्होंने यहाँ के प्रधानमंत्री मिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन और व्यापार मंत्री मिस्टर टॉड मैकले के साथ उन्होंने चर्चा करी थी इस विषय पर। और मैं आपको बता सकती हूँ कि वो जो चर्चा है वो काफ़ी सफल रही थी, क्योंकि अब हम उसके आखिरी चरण पे थे और अब वो भी समाप्त हो चुका है। ये डील अब साइन हो चुकी है। और इस डील के बारे में हम बात करें तो न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो कि व्यापार पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। भारत आने वाले सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ चुका है। ऐसे में ये डील जो है वो दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इस डील से यहाँ न्यूजीलैंड के व्यापारियों का व्यवसाय भी बढ़ेगा। दूसरी ओर पढ़ाई के और व्यवसाय के नए रास्ते दोनों देशों के लिए खुल जाएंगे। और अगर हम बात करें यहाँ न्यूजीलैंड में भारत मूल के निवासियों की, तो वो जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी नए द्वार जो हैं वो खुल जाएंगे। चाहे बात हम करें आयात निर्यात की या फिर निवेश की, तो ये जो नई साझेदारी हुई है उससे उन्हें भी काफ़ी लाभ हो सकता है। यहाँ पे जो निवासी हैं भारत मूल के, वो एक और महत्वपूर्ण और मजबूत तरीके से भी दिखाई देंगे दुनिया भर में। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे ये डील जो है दोनों ही देशों के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है। सौम्या शर्मा, वेलिंगटन से डीडी इंडिया के लिए। दूसरे चरण के मतदान में एक भी हिंसा की घटना न हो, यह सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ चुनाव आयोग मैदान में उतरा है। चुनावों में इस बार बमों का इस्तेमाल ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एनआईए को तैनात किया गया है। साथ ही चुनाव आयोग के साथ समन्वय बनाकर सॉल्ट लेक स्थित केंद्रीय बलों का कंट्रोल रूम जो है वो बनाया जा रहा है, उसको बनाने का काम हो रहा है। और हर समय सोशल मीडिया के साथ साथ बल के जवान न्यूज चैनलों पर भी नजर रख रहे हैं। मतदाताओं की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और उस नंबर पर कॉल आते ही तुरंत जानकारी दर्ज कर वहां बल भेजने का काम सीआरपीएफ के कंट्रोल रूम द्वारा किया जा रहा है। और हर पोलिंग स्टेशन की लोकेशन पर निगरानी रखने के लिए सेफ नाम का एक प्रोग्राम तैयार किया गया है। जॉइंट स्क्रीन पर 142 सीटों की लोकेशन एक नजर में देखी जा सकती है। कुल मिलाकर कंट्रोल रूम से ही पूरे 142 सीटों पर केंद्रीय बल की कड़ी नजर बनी हुई है। और यह तमाम सारी व्यवस्था जो है वो पश्चिम बंगाल के सियासी रण के लिए की गई है। दूसरे चरण का मतदान वहां पर होना है। लगभग 2550 कंपनीज बंगाल के अंदर असेंबली इलेक्शंस में है यहाँ पर। और बेसिकली 6000 से ज़्यादा QRTs हैं, FSTs हैं, SSTs हैं। हर बूथ के ऊपर CAPF की तैनाती है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन सामंजस्य हेतु ये सारी कंट्रोल रूम है। इसमें मल्टीपल लेवल से हम लोग को इन्फॉर्मेशन आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को किर्गिस्तान के बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान अपने किर्गिज, कजाक और बेलारूसी समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। किर्गिस्तान के रक्षा मंत्री मेजर जनरल मुकामबेटोव रुसलान मुस्तफायेविच के साथ बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने की तारीखों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री ने किर्गिज पक्ष को 2 भीष्म आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब उपहार में दिए, जिन्हें भारत में ही स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है ताकि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता और आपदा राहत तथा खोज और बचाव कार्य सुनिश्चित किए जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किर्गिज मिलिट्री इंस्टीट्यूट बिश्केक और मिलिट्री यूनिट 36,806 ओश के आईटी केंद्रों में 12 कंप्यूटर सिस्टम सेट उपलब्ध कराने की परियोजना के पूरा होने की भी घोषणा की। इसके बाद वहां वॉर गेमिंग सॉफ्टवेयर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया और किर्गिज सशस्त्र बलों के कर्मियों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी गई। कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री के साथ अपनी बैठक में रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में विविध क्षेत्र शामिल हैं और ये द्विपक्षीय साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। बेलारूस के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर क्रेनिन के साथ बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात को रेखांकित किया कि भारत बेलारूस के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी विकसित करने को उच्च प्राथमिकता देता है और उन्होंने क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में चिन्हित किया। वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव देखने को मिला है।
संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस समूहों से अलग होने की घोषणा कर दी है। इस फैसले को तेल निर्यातक देशों के संगठन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर सऊदी अरब के लिए जो इस समूह का प्रमुख नेतृत्व करता रहा है। यह निर्णय ऐसे समय पर लिया गया है जब पश्चिम एशिया तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार पहले से ही भारी दबाव में है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं अस्थिरता का सामना कर रही हैं। यूएई सऊदी अरब के साथ उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा है जिनके पास अतिरिक्त उत्पादन क्षमता मौजूद है। यही क्षमता ओपेक को वैश्विक तेल आपूर्ति को नियंत्रित करने और कीमतों को संतुलित रखने में मदद करती रही है। फिलहाल इस फैसले का असर कम दिखाई दे सकता है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव पहले से ही तेल आपूर्ति को प्रभावित कर रहा है, लेकिन आगे चलकर इसके गंभीर असर पड़ सकते हैं। इससे सवाल उठ रहा है कि क्या सऊदी अरब आगे भी तेल बाजार को स्थिर रखने में अपनी मुख्य भूमिका निभा पाएगा। यह स्थिति यह भी संकेत देती है कि भविष्य में तेल बाजार अधिक अस्थिर हो सकता है क्योंकि ओपेक की आपूर्ति संतुलित रखने की क्षमता अब कम हो रही है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करने वाली जम्मू कश्मीर की टीम को सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर की टीम ने फाइनल मुकाबले में कर्नाटक को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। यह सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की मिसाल है। सम्मान समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि यह जीत जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और खेलों के प्रति नई ऊर्जा का संचार करेगी। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बरिस्टो से खास बातचीत में टीम के कप्तान पारस डोगरा ने इस जीत को पूरी टीम के सामूहिक प्रयास का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि टीम ने हर मैच को एक नई चुनौती की तरह लिया और अंत तक लड़ने का जज्बा बनाए रखा। मेरे साथ है जम्मू एंड कश्मीर टीम के कैप्टन जिन्होंने रणजी चैंपियंस बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इनका नाम है पारस डोगरा। पारस, आपका नाम है पारस और बिल्कुल पारस बनकर आपने कमाल करके दिखाया और आपने और आपकी टीम ने 8 बार की चैंपियन कर्नाटक को आपने हरा दिया। क्या आपको लग रहा था कि हम एक दिन ये करिश्मा करके दिखाएंगे? शुरू से बिलीव था। लास्ट 2 सालों से बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, तो इस बार मज़ा आया और प्रूव भी करा कि टैलेंट है और मिलजुल के खेले और जीत हासिल करी। क्या आपने प्लान बनाया था कि इस प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम कर्नाटक को हरा देंगे? पिछली बार ज़रा सा चूक गए लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं चुकेंगे। नहीं, पिछली गलतियों से जो पिछले साल हुआ 1 रन की वजह से, उससे हमने सीखा और वो अप्लाई करने की कोशिश करी और अप्लाई हुई और इस साल बहुत अच्छी क्रिकेट खेले और तभी जीत हासिल हो पाई। किस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में बदल रहे हैं जिसकी वजह से अब स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है? नहीं, अब तो बहुत अच्छी हालात हो गए हैं। शुरू में जब 2021 में जय शाह जी आए थे, जय भाई आए थे, उन्होंने वो देखी और वो फिर इम्प्रूव हुई चीज़ें, वो मैनेजमेंट इम्प्रूव हुई, सारी चीज़ें उन्होंने इम्प्रूव करी। उसके बाद आप देख सकते हैं कैसा रिज़ल्ट है, कैसा सपोर्ट मिला हमको और हमको फिर दूसरी चीज़ों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम सिर्फ खेल पे ध्यान दिया। IPL में भी आपके टीम के लोग खेल रहे हैं, किस तरह का बदलाव अब आप देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आए? हाँ, IPL में भी 4-5 लड़के खेल रहे हैं। होपफुली जल्दी ही कोई इंटरनेशनल खेलेगा। आके उन्हें भी फिंगर क्रॉस्ड हैं कि वो जल्दी से ही इंटरनेशनल खेलें और जम्मू कश्मीर को प्राउड करें। आपने सुना पीयूष गोयल जी ने ये कहा कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर को स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जा सकता है। आपने उनको बैट भी दिया जो अब कश्मीर विलो से बना हुआ, कश्मीर में ही बना हुआ। हाँ जी, नहीं अच्छा है। अब कश्मीर विलो बैट को प्रमोशन मिलनी चाहिए। कश्मीर में हैं तो वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो होपफुली वो और अच्छा करेंगे। आपने सुना पारस डोगरा को। पारस बनकर इन्होंने न सिर्फ पूरी टीम को जिताया बल्कि देश के ताज को भी वो मुकाम हासिल कराया जिसकी उन्होंने 7 दशकों से इंतज़ार था। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ मैं विशाल बरिस्टो, DD न्यूज़ दिल्ली। और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।